नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे का सीधा सरोकार आपसे है, यानी वो आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब सबसे अहम बात यह है कि इस मुद्दे को जब आप सुनेंगे तो शुरुआत में आप ठहाके लगाएंगे कि क्या कोई ऐसा मामला भी हो सकता है, लेकिन उसके तुरंत बाद जब इस मुद्दे की गहराई में आप जाते हैं तो उस मुद्दे की गहराई में जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि यह मुद्दा हंसी वाला नहीं है, बल्कि इस मुद्दे की वजह से आपके चेहरे पर एक गुस्सा आएगा, एक आक्रोश आएगा। आप सोचेंगे कि क्या वाकई ऐसा भी होता है। सवाल यह है कि क्या अब सरकार इस बात को मानने लगी है कि जनता सब कुछ चुपचाप मान लेगी। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सरकारी गोदामों से लाखों क्विंटल धान गायब हो गया। जी हां, गायब हो गया। वही धान जिसे किसानों से एमएसपी पर खरीदा गया था, टैक्स के पैसों से खरीदा गया और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 26 करोड़ रुपए के धान चूहे खा गए। जी हां, चूहे 26 करोड़ का धान खा गए। यानी अब भ्रष्टाचार नहीं, भूख जिम्मेदार है, और वो भी चूहों का। सवाल सीधा है, क्या ये चूहे आम चूहे हैं या फिर सरकारी रिकॉर्ड वाले स्पेशल चूहे? क्या इनके पास कोई चाबियां थी? क्या इनके पास कोई पासवर्ड था, या फिर सिस्टम ने खुद ही दरवाजे खोल दिए? विपक्ष कह रहा है कि यह धान घोटाला है, चूहा कहानी नहीं। आरोप है कि जब जवाब देने का वक्त आया तो चूहे आगे कर दिए गए, यानी जो पूरा ठिकरा था वो चूहों पर फोड़ दिया गया। अब आपको की ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हुआ क्या। छत्तीसगढ़ में धान घोटाला हुआ। 26,000 क्विंटल धान लापता हो गया। गायब धान की कीमत 7 करोड़ है। महासमुंद की बात करें, 18,433 क्विंटल धान जो है वो लापता हो जाता है। गायब धान की जो कीमत है वो 5 करोड़ 71 लाख रुपए है। बात बस्तर की करें, 1,46,000 लाख क्विंटल धान लापता हो जाता है। जशपुर की बात करें, 20 लाख क्विंटल धान लापता हो जाता है। यानी आप समझिए कि लाखों टन धान गायब हो जाता है और जिम्मेदार होता है चूहा। किसने क्या कुछ कहा वो बयान आपको एक बार सुनवा देते हैं। अधिकारी का जो है इसमें बयान है, धान को जो है चूहे और दीमक खा गए। आपको क्या लगता है, ऐसा संभव है? एक छोटे से बच्चे को भी शायद पूछेंगे तो इस बात का जवाब आपको दे पाएगा। और इस तरीके से हास्यास्पद बातें करना मुझे नहीं लगता उचित है। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त जो चीज़ें हैं वो तो स्पष्ट सामने आनी ही है, जांच होगी, चीज़ें सामने आएंगी और कार्रवाई भी होगी उचित। आप लोगों को भी जानकारी होगा कि चूहों ने 7 करोड़ का धान खा दिया। ये बड़ा अतिशयोक्ति लगता है, और 7 करोड़ का धान खाना ये कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करता है कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। और जिस प्रकार से कार्यवाही को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो कवर्धा जिला है, कवर्धा जिले में हर मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है, ये भी उसी श्रेणी में आ रहा है। संग्रहण केंद्र में धान को जो चूहे खा जाने की जो अभी मीडिया में जो चल रहा था, बिल्कुल गलत है। मैंने डीएमओ से रिपोर्ट लिया है। डीएमओ ने बताया इसका मुख्य कारण सुखद है और चूहे वाली कोई बात नहीं है। इसके बावजूद सुखद आया है, उसके लिए हमने एक जांच कमेटी का गठन किया गया जो जांच कर रहे हैं। सचिव मार्कफेड के द्वारा जो है संग्रहण केंद्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसमें जांच भी चल रही है। डीएमओ को शोकास नोटिस जारी किया गया है और जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपने 3 बयानों को सुना। अब आपको सुनवाते हैं कि छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल जी इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहते हैं, वो भी सुनना जरूरी है। यहाँ की धान का कोई चूहा खाया नहीं है। धान सलामत है, अच्छा है। कुछ सुखद आया था, पहले वर्ष के सुखद से भी कम सुखद है। धान पूर्ण रूप से सलामत है। मैं जैसे मीडिया में चला तो मैंने कलेक्टर साहब से, हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत किया कि भाई 8 करोड़ का चूहा धान खा गया, क्या मामला है? तो उन्होंने बताया कि वो अधिकारी गलत बयान दे दिया। ऐसे अधिकारी को हम लोग प्लेसमेंट भी दे रहे हैं जो पूरा प्रदेश में हलचल
मचा दिया, कोई चूहा वगैरह धान नहीं खाया है, धान पूर्ण रूप से सलामत। वाणिज्य मंत्री को आपने सुन लिया, सरकार की नाक के नीचे करोड़ों का धान गायब हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। छत्तीसगढ़ सरकार को इस खबर पर संज्ञान लेना होगा, जांच करवानी चाहिए, आखिर इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी केंद्रों से धान गायब कैसे हो गया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में धान खराब होने के मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर सरकार के अनुसार धान चूहे और दीमक से खराब हुआ तो फिर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक ठोस और मजबूत व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए। इस पूरी खबर से यह साफ है कि धान खरीद बिक्री की इस पूरी प्रक्रिया पर सरकार को कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। उत्पादन से ज्यादा पड़ोसी राज्यों से बिकने आ रही धान को भी सख्ती से रोका जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर क्रॉस बॉर्डर होकर जो धान के ट्रक्स थे उन्हें पकड़ा गया है। सरकार निगरानी करेगी तो चूहे ना धान खा पाएंगे और ना ही सूरज निगल पाएगा। इसके लिए सरकार को एक पूरी तरीके से एक मैकेनिज्म तैयार करना होगा। करप्शन के कीड़े को मारने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी होगी, कीटनाशक छिड़कना होगा, तभी जाकर ये जो करप्शन यानी जो भ्रष्टाचार का कीड़ा है वो खत्म हो पाएगा। और आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। अब आपको सवाल दिखाते हैं जिन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको सवाल दिखाते हैं जिन सवालों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, क्या सचमुच चूहे धान खा गए? क्या चूहों की एक नई वैरायटी आ गई है क्या मार्केट में, जो धान खाने के एक्सपर्ट हो गई है? करोड़ों क्विंटल धान वो खा जाते हैं। अब दूसरा सवाल आपको दिखाते हैं जो आज प्राइम टाइम के प्रहार में हम उठाएंगे। विपक्ष के आरोपों में कितना दम है? विपक्ष साफ तौर पर यह कह रहा है कि यह सरकार की नाकामी है, भ्रष्टाचार है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तीसरे सवाल पर आते हैं प्राइम टाइम प्रहार के। यह सवाल जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिर भ्रष्टाचारियों पर कब लगाम लगेगी, शिकंजा कब लगेगा, उन पर कार्रवाई कब होगी। और इस मंच से हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भ्रष्टाचारियों पर छत्तीसगढ़ की सरकार कार्रवाई कब करेगी। हालांकि सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन क्या वो कार्रवाई काफी है? क्या इन कार्रवाई के जरिए सरकार उन सभी चेहरों को बेनकाब कर पाएगी जो चेहरे इस समय पर्दे पर के पीछे जो हैं वो छिपे हुए हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं? उन चेहरों तक पहुंचना सरकार के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि डबल इंजन सरकार की बात बीजेपी करती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कहती है। लिहाजा अब जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सरकार के ऊपर भी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गिरीश कुमार साहू जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ शताब्दी पांडे जी हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ पारसनाथ साहू जी हैं, किसान नेता हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीरज गजेंद्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टेट हेड छत्तीसगढ़ शुभम वर्मा जोड़े हैं। सबसे पहला सवाल शुभम मैं आप ही से करना चाहूंगा। शुभम, जरा यह बताइए कि जिन गोदामों में यह दावा किया जा रहा है कि दीमक खा गया, चूहे खा गए, वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था थी? जब आप ग्राउंड पर गए या आपने ग्राउंड पर पता करने की कोशिश की तो वहां पर क्या कुछ निकला? शुभम वर्मा जी, छत्तीसगढ़ में एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है धान का ही मुद्दा होता है। धान उगाने से लेकर उसे कूटने, बेचने, खरीदने तक खास योजना के तहत काम किया जाता है। धान सियासी मुद्दा छत्तीसगढ़ में शुरू से ही है। सरकार बनने के लिए धान की खरीदी है, उसे बोनस का खासा ध्यान रखा जाता है। सरकार जब बनती है तो स्पेशली धान के मुद्दे को ही उठाकर सरकार यहाँ बनती है। देश, आपको पता होगा, देश में सबसे ज्यादा जो मूल्य धान खरीदी का है वो छत्तीसगढ़ में है, जहाँ 3100 रुपये प्रति क्विंटल है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों हमने कवरेज किया, देखा तो है करीब 26 करोड़ रुपए धान गबन का आरोप लगा है, जिसका वर्धा जिले में 7 करोड़ रुपए का, जसपुर में 7 करोड़ रुपए का, गोरला पेंड्रा में करीब 20 क्विंटल धान खराब हो गए हैं, जिसमें 6 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। वही महासमुंद में भी
5 संग्रहालयों में हमने देखा कि वहाँ करीब 5 करोड़ रुपए का धान सूखा पाया गया है। कुल मिलाकर करीब 25 से 26 करोड़ धान के नुकसान होने का यहाँ अनुमान है। शुभम, मेरा सवाल ये नहीं था। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, ये बचपन में हमने किताबों में पढ़ा था। जब हमने सिविल की तैयारी शुरू की तो एनसीईआरटी की किताबों में भी पढ़ा था। सवाल यह है कि जहां धान रखे गए थे वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? क्या वहां सीसीटीवी फुटेज दिखा? क्या वहां पर जिस लॉकर रूम में धान को रखा गया था वहां पर व्यवस्था किस तरह की थी? यह जानना है हमें। जी, जहाँ हम संग्रहालयों का हम लोग निरीक्षण किया, वहां तो हाल तो बहुत बेहाल है। सड़े हुए बोरे थे, ना उसको ढका गया था, वहां कचड़ा जैसे धान को रखा गया था, और सूखा धान जो कूड़ा कटकर जैसे व्यवस्था वहां अव्यवस्था था। वहां ना ही सीसीटीवी कैमरा था, ना ही सुरक्षा गार्ड था, कुछ नहीं था वहां। नहीं शुभम, सवाल यह भी उठता है ना कि अब कहा यह जा रहा है कि भाई ये जो धान थे 25 करोड़ जिनकी कीमत बताई जा रही है, ये चूहे खा गए। क्या इसका कोई साइंटिफिक कोई रिपोर्ट आई क्या कि ऐसे चूहे हमारे मुल्क में आ गए हैं जो 25 करोड़ का धान खा जाते हैं? पासवर्ड था क्या इनके पास जो अंदर चले गए? कैसे गए अंदर? नहीं, ये तो सियासी मुद्दा है। नहीं, सियासी मुद्दा कैसे है? चूहे कहा जा रहा है कि चूहे खा रहे हैं, बयान आ रहा है, सियासी मुद्दा कैसे है? कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना कह रही है। कांग्रेस पार्टी तो वहां चूहेदानी लेकर जा रही है। मैं इसीलिए जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आई क्या? नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। अलग अलग जगह में अलग मुद्दे ही आ रहे हैं। क्या मुद्दे आ रहे हैं? अलग अलग क्या मुद्दे आ रहे हैं? कहीं बोले सूर्य के कारण सूखा पड़ गया है, कहीं बोले चूहे खा गए, कहीं कीड़े खा गए हैं, कहीं बारिश के कारण धान खराब हो गए हैं। ऐसे अलग अलग नुकसान बताया जा रहा है। नहीं शुभम, आप ये बताइए कि क्या कोई ऐसा डाटा आया कि इन चूहों ने कितने दिनों में कितने क्विंटल अनाज खाए? क्या जांच में ये बात सामने आई क्या? नहीं, चूहे कैसा था हम कह सकते? चूहे है, दीमक है, सब मिलाकर अरे आप 26 करोड़ रुपए क्या कोई ऐसी रिपोर्ट आई प्रशासन की तरफ से कि एक चूहा औसतन 1 महीने में कितना धान खा सकता है? कोई ऐसी रिपोर्ट है क्या प्रशासन की? चलिए अब ये छोड़ दीजिए, ये बताइए कि क्या कार्रवाई की है प्रशासन ने। आप ये बताइए, फिर मैं पैनल के पास चलूंगा। प्रशासन ने इसे जांच का आदेश दिया है, और भाजपा तरफ से अलग मुद्दे भी भाजपा तरफ से कहा गया है कि 50 साल तक जो देश को कुतरते रहे हैं वो हमको लांछन न लगाएं। नहीं मतलब चूहे देश को कुतरते रहे, किस पर ये वार हो रहा है? भाई आपकी सरकार है, आपकी सरकार में 25 करोड़ का गेहूं खराब हो जा रहा है और आप कह रहे हैं कि 50 सालों से देश को कुतरते रहे। ये किस तरह का जवाब है शुभम? ये सियासी मुद्दा है। आज कांग्रेस जो सियासी मुद्दा नहीं है, ये किसानों की मेहनत है, ये किसानों की मेहनत है, पसीना है। ये लोगों तक पहुंचना चाहिए था। सरकार ने एमएसपी रेट पर इन गेहूं को खरीदा था, माफ करिएगा धान को खरीदा था। यह लोगों तक पहुंचना चाहिए था। यह कोई सियासी मुद्दा नहीं है, यह हमसे और आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इस मुद्दे में इस तरह की अगर दलीलें दी जाती हैं तो वो दलीलें कतई स्वीकार नहीं की जाएंगी। हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, उनके पास चलूंगा। कई सारे हमें चेहरे नजर आ रहे हैं। सीधे मैं चलूंगा गिरीश कुमार साहू जी आपके पास। गिरीश जी, अब जरा ये बताइए कि चूहों की थ्योरी में कितना दम है? आप लोग चूहेदानी लेकर भी चले गए, आपको कोई चूहा दिखा क्या वहां पर? गिरीश जी, आपको आवाज आ रही है? गिरीश जी के पास आवाज नहीं जा रही है। शताब्दी जी, आपका कमेंट लूंगा मैं। शताब्दी जी, सवाल यही है कि इस चूहे की थ्योरी दी जा रही है, दीमक की दी जा रही है। अब सवाल यह है कि ये 4 पैर वाला चूहा था जिसकी एक पूंछ होती है, या 2 पैर पर चलने वाला भ्रष्टाचारी चूहा था? कौन था ये? मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी। आशीष सिन्हा मेरा नाम है। आशीष जी, ऐसा है कि किसी ने मनगढ़ंत कहानी बना दी और हमने उसको सही मान लिया
मान लीजिए किसी अधिकारी ने ये कहा कि ये सुखद चूहे, दीमक और लॉसेस, जिस प्रकार के ड्राइंग लॉसेस होते हैं, जिस प्रकार से मॉइस्चर का प्रॉब्लम आता है, इन सब की वजह से ये कमी पाई जा रही है। सबसे पहले बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से इस विषय को समझना पड़ेगा कि क्या इस प्रकार की अन्य धान उत्पादक राज्यों में स्थिति नहीं बनती है? कितने प्रतिशत का सुखद आता है? इसको अगर हम बहुत गंभीरता से इसकी तकनीकी को देखेंगे, ये वास्तव में एक तकनीकी मुद्दा है, इसको तकनीकी तरीके से देखना चाहिए। आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं पर भी ये घोषणा नहीं की गई है कि इतने करोड़ का धान आपको, जो इतना आशीष जी, आप जो इतना हाइपर हो रहे, इतना जो आपको बहुत नहीं हो आप कहिए तो नहीं होता हूँ, शांत हो जाता हूँ, ऐसे हाथ दबा लेता हूँ। बताइए आप सुनिए ना, क्या आप जो ये सोच रहे किसानों का धान का ये कर दिया, वो कर दिया, लापरवाही, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान की समृद्धि को प्राथमिकता देती है। अगर किसान समृद्ध होगा तभी छत्तीसगढ़ हमारा जो है सशक्त तो आप बनेगा। मानती हैं कि ये 25 करोड़ का जो घोटाला सामने आ रहा है, ये मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं है? एक मिनट आशीष, आप तकनीकी त्रुटि कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना शताब्दी जी, देखिए सवाल तो पूछ सकता हूं ना, अब मैं आपसे सवाल ही तो पूछ रहा हूं आपसे। बोलिए, मैं वही पूछ रहा हूं कि क्या ये मनगढ़ंत कहानी है क्या? देखिए, मेरी बात को आप समझिए, ये निश्चित रूप से मनगढ़ंत कहानी है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के शासन में 5,000 करोड़। अरे मैं कह रहा हूं कांग्रेस के शासन पर बात नहीं करूंगा। कांग्रेस को छोड़कर लोगों ने आपको इसीलिए तो चुना था कि आप एक निष्पक्ष जो है वो सरकार देंगे। मेरी पूरी बात करने देंगे तो मैं बोलूंगी। प्लीज आप बोलिए, प्लीज शताब्दी जी, प्लीज आप बोलिए कि क्यों भ्रम फैला रहे हैं, इसको तो मुझे बताना पड़ेगा ना। प्लीज आप बोलिए, मैं आपको नहीं टोकूंगा, मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूं, प्लीज आप बोलिए। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल का 5,000 करोड़ का घोटाला सामने आया था, इसलिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है। निश्चित रूप से सुखद का मामला है। वर्तमान समय में 2 से 2.5% का सुखद आया है, संभावना 3.49 की बताई गई है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में 6% की सुखद आई थी। इसी प्रकार से मैं ये कहूंगी कि कांकेर में 4 करोड़ का, बिलाईगढ़ में 1.57 करोड़ का, कवर्धा में 7 से 8 करोड़ का गबन या धान की कहां गायब हो गया, ये मामले कांग्रेस के शासनकाल में आए थे। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि किसान के एक एक दाने का उसको हिसाब मिलेगा, उसको उसके पेमेंट मिलेगा। 24 करोड़ से ज्यादा का भुगतान ऑनलाइन किसानों को कर दिया गया है, 18 लाख किसानों को उनका भुगतान मिल गया है। इस प्रकार का भ्रम न फैलाया जाए। 105.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी बहुत अच्छे तरीके से कर ली गई है और बहुत तकनीकी व्यवस्था के साथ, डिजिटल स्टॉक एंट्री के साथ, वजन सत्यापन के साथ, गुणवत्ता परीक्षण के साथ और गोडाउन ट्रैकिंग के साथ और परिवहन में होने वाले जिस प्रकार के उठाव है उस पर निगरानी के साथ ये खरीदी की जा रही है। ठीक है शताब्दी जी, अब एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि क्या 25 करोड़ के जो धान घोटाले की बात सामने आ रही है, अगर ये मनगढ़ंत है, ये भ्रम है, तो फिर जांच के आदेश किस बात के लिए दिए गए हैं? देखिए, जांच के आदेश ये कि कितना सुखद है, कितना कम है, क्या है, ये सारा जांच तो करना ही पड़ेगा। ये तो चलती सतत प्रक्रिया है। और इस प्रकार से अगर किसी अधिकारी ने चूहे की बात कही है जो कि मीडिया के माध्यम से सामने आई थी, तो इस पर जांच तो बिठानी पड़ेगी ना। इससे हम मुंह तो नहीं चुरा सकते, जवाबदेही तो हमारी ही बनती है ना। तो अपनी ही जवाबदेही पर अपनी ही जांच बैठाना और अपने ही व्यक्ति से ये पूछना कि आपने किस आधार पर ये कहा। और 5 सदस्यीय इसमें टीम के गठित, अभी आपने सुना कलेक्टर साहब ने बताया है, तो और हमारे खाद्य मंत्री जी ने भी कहा, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। गिरीश कुमार साहू जी से सवाल ले लेते हैं। गिरीश जी, आपको आवाज आ रही है ना? गिरीश जी के पास आवाज नहीं जा रही है। मैं पारसनाथ साहू जी के पास जाऊंगा, किसान नेता हैं। पारस जी, आपने शताब्दी पांडे जी को सुना होगा, एक रिएक्शन आपका? हाँ, मैंने उसको सुना है और इस घोटाले को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो चूहे पर आरोप लगाए हैं वही अधिकारी इसमें लिप्त हैं और सरकारी संरक्षण अभी तो 26 करोड़ का सामने आया है।
मैं तो कहता हूं इनके संरक्षण के कारण, इसके छुपाने के प्रयास के कारण ये आंकड़ा 1 अरब से कम नहीं जाएगा। और इसका कारण है धान का उठाव न होना। और धान का उठाव न होना, जगह जगह हर खरीदी केंद्र में बम्पर स्टॉक है और वही हरकतें, इसी की नकल सब जगह होने वाली है। यही स्थिति हर जगह होने वाली है। डॉक्टर नीरज जी, आपसे भी इसी पर रिएक्शन, जो कुछ शताब्दी जी कह रही है वो कह रही है मनगढ़ंत कहानी है। जरा आप बताइए क्या कहानी है, हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये तो पूरा सिस्टम का फेलवर है। आप देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि जो धान खरीदी केंद्र हैं, वहां पे जब शॉर्टेज का मामला आया तो वहां के कर्मचारियों के ऊपर सीधे सीधे रिकवरी की कार्रवाई की गई, उनके सस्पेंशन की कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाए गए। जो ये बहुत ही सतही कर्मचारी होते हैं धान खरीदी केंद्रों में, और वहां पे व्यापक पैमाने पर यह कार्रवाई की जा रही थी। और आपने देखा भी होगा कि बहुत ही पीड़ित लोग जो रहे हैं, जो धान खरीदी केंद्रों के जो कर्मचारी रहे हैं, उन लोगों ने एक बड़ा आंदोलन करके ये कहा था कि सुखद जो है वो किसी व्यवस्था के कारण या सूर्य के कारण नहीं हुआ है। ये जैसे हम जब धान खरीदते हैं तो उस समय में जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो बाद में सुखद के कारण धान में शॉर्टेज आता है, ऐसा उनका कहना था। यदि धान खरीदी केंद्रों में सुखद का मामला आता है तब भंडारण की व्यवस्था में आपकी कमी है। यदि किसानों को यह कहा जाता है कि आपके धान में मॉइस्चराइजर है और ये सुखद में, उनको आप देखे होंगे कई सोसाइटियों में आप जाएंगे, धान खरीदी केंद्रों में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पे धान, किसानों के धान को कुछ अतिरिक्त मात्रा में खरीदा जाता है मॉइस्चराइजर के नाम से, या उनकी कटौती की जाती है। ये जो हमारे किसान भाई है पारस जी, वो बताएंगे, इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं वो। आप जब देखिएगा तो ये जब सरकार के पास, वो किसान से सरकार के पास जब धान आ गई है तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों के साथ में जो बातें कह रही है, धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों के साथ में जो बातें कह रही है, वो धान भंडारण केंद्रों में भी वो लागू होना चाहिए। नहीं डॉक्टर नीरज जी, ठीक है, ये मैं आपकी सारी बातें मान गया। अब जरा ये चूहों की जो थ्योरी है उस पर आप प्रकाश डालिए। शताब्दी जी कह रही है ऐसी कोई थ्योरी ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आशीष जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मेरा ये कहना है कि क्या चूहे जो हैं वो सरकारी तंत्र का हिस्सा बन गए हैं कि वो धान खाने लग जाएंगे? और यदि ये बात ऐसी आ रही है तो जो भंडारण केंद्र के जो प्रभारी हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बात क्यों कही है कि धान का जो शॉर्टेज है वो चूहों के कारण है? क्या चूहे इतने पक्षपाती हो गए हैं? क्या सूर्य जो है उनकी ताप अलग अलग केंद्रों में अलग अलग तरह की हो रही है? एक जगह पे धान सुखद का जो परसेंटेज है वो कहीं कम है, कहीं अधिक है, कहीं अधिक चूहे खा रहे हैं, कहीं शॉर्टेज के नाम पर ये बताया जा रहा है कि धान सड़ जा रहे हैं। तो आपकी व्यवस्था कहाँ है? अच्छा, एक मैं शताब्दी जी आपके पास आ रहा हूं, जरा टोकन सिस्टम जो चल रहा है उस पर भी बताइएगा। किसान टोकन के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, जरा उस पर बता दीजिए, फिर मैं शताब्दी जी से रिएक्शन लूंगा। आप मुझसे कह रहे हैं ना? नहीं, मेरा ये सवाल जो है वो किसान नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पारसनाथ साहू जी, उनसे है। उसके बाद शताब्दी जी मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। पारसनाथ जी, टोकन सिस्टम पे जरा बताइए, फिर मैं शताब्दी जी से दोनों पर जवाब ले लूं प्लीज। टोकन के नाम से किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है और मैं बताना चाहता हूं इस गलत सिस्टम से 4 किसान को आत्महत्या का प्रयास करना पड़ा है और फिर भी आज तक टोकन व्यवस्था नहीं सुधरी है। अभी ऑनलाइन टोकन बंद कर दिया है, ऑफलाइन टोकन भी मन मर्जी दिया जा रहा है, आदमियों को छांट कर दिया जा रहा है और इस साल का धान खरीदी काफी परेशानियों भरा है। ठीक है शताब्दी जी, एक रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, बीजेपी की जो सरकार है उसकी छवि क्लीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो निचले लेवल पे जो दाग लगाई जा रही है या लगाने की कोशिश की जा रही है, ये गंभीर विषय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परेशानी हो रही है। जी, निश्चित रूप से आशीष जी, आपने एकदम सही बात कही कि सरकार की नियत और नीति दोनों किसान हितैषी है, क्योंकि किसानों को उनके एक एक दाने का
जो पैसा है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये बात जो है ना, ये जो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, ये की गई है उनके द्वारा, जो निचले स्तर के जो भी अधिकारी, जो ग्राउंड लेवल के अधिकारी थे, उनके द्वारा दिए गए बयान के ऊपर है कि इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, वास्तविकता क्या है इस पर बात करनी चाहिए। और दूसरी बात, मॉइस्चर लॉस और ड्राइंग लॉस को तो हमको मानना ही पड़ेगा, उसकी वजह से ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज 2.5% है, लेकिन कांग्रेस में 6% से ऊपर था। हमारे पास आंकड़े हैं। ठीक है गिरीश जी से एक रिएक्शन ले लेते। गिरीश जी, आपको आवाज आ रही है? गिरीश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। गिरीश जी, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता है शताब्दी जी, वो ये कह रही हैं कि जो 25 करोड़ की कहानी बनाई गई है। जी प्लीज। आशीष जी। हाँ आशीष जी, मेरा बात सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात कहिए। रुको ना, मैं थोड़ा लेट से जुड़ा हूँ। एक तो पारसनाथ जी जुड़े हैं, किसान नेता है नहीं, और इसके अलावा हमारे साथ शताब्दी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अच्छा, शताब्दी जी। डॉक्टर नीरज गजेंद्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम वर्मा हैं, स्टेट हेड हैं। आप अपनी बात को रखिएगा प्लीज। मैं तो पूरी बात अभी सुन नहीं पाया हूं, लेकिन अब मैं इस बात से शुरू करूंगा आदरणीय आशीष जी कि जो व्यवस्था सरकार ने दी है वर्तमान में, धान बुआई से लेकर के धान बेचने तक, उपार्जन केंद्रों तक की बुरी स्थिति है। किसान जब से धान बोया है तब से परेशान है, और तो और इतनी मेहनत करने के बाद, आप और हम सब छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है नहीं भाई? किसान कितनी मेहनत करके धान को खेत से खलिहान तक लाता है, खलिहान से उपार्जन केंद्र तक ले जाता है, लेकिन पूरी सरकार की जो व्यवस्था जो है, यहाँ तक कि धान खरीदी की नीति है, उसमें भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जिस ढंग से किसान परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। आज भी किसान जो है टोकन के लिए घूम रहे हैं, बताइए। और किसान आज भी टोकन के लिए घूम रहे हैं, उसके बावजूद पटवारी और तहसीलदार के चक्कर काट रहे हैं। शुभम जी, इसका जवाब दीजिएगा। शुभम जी से ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। शुभम जी, जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि किसान परेशान है, गिरीश जी ने साफ कहा कि टोकन को लेकर किसान परेशान है, वो इधर से उधर जा रहे हैं, और यही बात हमारे साथ किसान नेता ने भी कही, यही बात हमारे साथ नीरज गजेंद्र जी ने भी कही। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये बताइएगा शुभम जी। जी सही है, किसान तो टोकन से बहुत परेशान है। ये ऑनलाइन टोकन सिस्टम से कहीं अगर दूर दराज में कोई गांव है, वहाँ नेटवर्क ही नहीं है, तो किसान परेशान हो जाते हैं कि उसका तो टोकन लगता ही नहीं है, वो दर दर भड़कते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, आत्महत्या के मामले आए हैं, कोई ब्लेड काटने वाले भी मामले आए, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। किसान परेशान है, ऐसे हम बहुत सारे न्यूज दिए हैं। आप नहीं, वो आपने जितनी भी खबरें दी हैं हमने चलाई हैं, लेकिन शताब्दी जी देखिए, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकती कि किसान परेशान हैं, खासकर दूर दराज के वो हिस्से जहां पर या तो नेटवर्क कम है या फिर किसानों को ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता, दिक्कतें हैं। शताब्दी जी आशीष जी, मैं इसको स्वीकार करती हूँ कि जहां पर भी नेटवर्क कमजोर होगा वहां निश्चित रूप से इस प्रकार की परेशानी आती है, लेकिन बार बार सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है कि किसान का एक एक दाने का सम्मान, किसान के एक एक दाने का सम्मान छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। उनका सारा धान खरीद लिया जाएगा, चाहे कितना भी समय बढ़ाना पड़े, जो भी हो। दूसरी बात, अगर डिजिटल सिस्टम में हम जाएंगे तो इस प्रकार की तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमको पारदर्शिता रखनी है। अगर हम ऑफलाइन टोकन का जो सिस्टम था, जो कांग्रेस के समय था, जिसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़ा था, 5,000 करोड़ के घोटाले का मामला अभी भी जांच में चल रहा है, तो हमको अगर इससे बचना है तो डिजिटल सिस्टम में जाना पड़ेगा। और जब डिजिटल सिस्टम में जाते हैं तो इस प्रकार की परेशानी आती है। मैं और एक बात कहना चाहूंगी, आत्महत्या के प्रयास वाली जो बात कही जा रही है, आप मीडिया से हैं, आपने जान लिया होगा
कि एक किसान ने जो की बात को जो उड़ाया गया था कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया, जांच किया गया तो मालूम पड़ा कि उन्होंने बहुत पहले ही अपनी जमीन किसी उद्योगपति को बेच दी थी, न ही उन्होंने बुआई की है और न ही उनके पास कोई ठीक है गिरीश जी जवाब दीजिएगा, गिरीश जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं नीरज गजेंद्र जी आपके पास आऊंगा। सुन लीजिए, अब जवाब भी सुन लीजिए गिरीश जी का। आशीष जी पूरा नहीं बोलने देते। अरे सुन लीजिए ना, गिरीश जी को भी समय देते हैं जी। गिरीश जी बोलिए प्लीज। आशीष जी मैं बोलूं? हाँ लेट मी प्लीज कंप्लीट सर। हाँ, शायद छत्तीसगढ़ की सरकार को या आदरणीय बीजेपी के प्रवक्तों को ये जानकारी होगा कि हमारी भौगोलिक स्थिति कैसी है छत्तीसगढ़ की, कितने वनांचल क्षेत्र हैं, कितने अर्बन हैं, कितने शहरी में हैं। उसके बावजूद सिर्फ ये कहना समस्या के लिए कि ऑनलाइन के कारण ये समस्या आ रहा है, ये बातें छत्तीसगढ़ के किसान और आम आदमी से लेकर के पढ़ा लिखा आदमी पचा नहीं पाएगा इस बात को। दूसरी बात, जो पिछली सरकार की घोटाले की बात कर रही है, सरकार सत्ता में तो आप हैं भाई, जवाब तो अभी देना है। वो तो घोटाले अभी से दिख रहे हैं, कितने घोटाले हो रहे हैं। अरे गिरीश जी वो ऐसा तो नहीं है कि पिछली सरकार में जो कथित घोटाले हुए वो घोटाले का पैटर्न फॉलो किया गया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं साबित। अभी तक आशीष जी आप देख लीजिए, कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे है नहीं, तथाकथित आरोप लगे, लेकिन हमारे नेता स्वच्छ हैं, है ना। ये बीजेपी जो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ये सब चीजें करती है, प्रोपोगंडी करती है। ये तो वही वाली बात है बीजेपी का, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ताकि झूठ को साबित करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, शताब्दी जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं गजेंद्र जी आपके पास आऊंगा। शताब्दी जी जवाब दीजिएगा। जरूरी है कि किसान आज परेशान क्यों है। ये लोग तो घोषणा पत्र में बोले थे ना, पंचायतों में दुकान खोला जाएगा। गिरीश भाई सुन लीजिए ना, शताब्दी जी को सुन लीजिए, फिर जवाब देने में आसानी होगी। कांग्रेस के समय कांकेर से 4 करोड़ का गबन, भिलाईगढ़ से 1.57 का गबन, कवर्धा से 7 से 8 करोड़ का गबन हुआ था। उसका जवाब क्या है? वो तो सारा मीडिया में आया था। लेकिन शताब्दी जी ये बताइए ना कि उसकी कमीज से मेरी कमीज साफ है, लेकिन हल्का सा दाग है, तो क्या वो सही मान लिया जाए क्या? नहीं आशीष जी, मैं तो आपको पहले ही बता चुकी कि हमने पारदर्शिता की दृष्टि से जो टोकन सिस्टम को डिजिटलाइज किया है, उसकी वजह से ये सब हल्ला मचा रहे हैं। किसानों से ज्यादा कांग्रेस के लोग हल्ला मचा रहे हैं, और किसानों को 1% की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, इसकी पूरी गारंटी। ठीक है, पारसनाथ साहू जी, क्या टोकन सिस्टम से किसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही है क्या? बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हुई है सर। अरे परेशानी किस तरह की हो रही है? एक तो टोकन कटता नहीं था शुरू में, सिर्फ 10 से 5 मिनट कटता था और काट नहीं पाते थे, हर किसान वंचित रह जाते थे। उसके बाद जब पूरा बवाल मचा तो उसको 24 घंटा कर दिया गया। पहले 5 तो 24 घंटा कर दिया गया, तो परेशानी क्या है? मैं वो जानना और समझना चाहता हूँ। परेशानी ये है कि धान का लिमिट नहीं बढ़ रहा है, टोकन कटने से समस्या का हल नहीं होता। यहाँ धान खरीदी नहीं हो रही है, जहाँ कहीं 1300 क्विंटल खरीद रहा है, कहीं 2500 हो रहा है, और गिन के 11 दिन बचे हैं, तब तक 31 जनवरी तक। ठीक है, नीरज गजेंद्र जी से भी समझ लेते हैं। गिरीश भाई मैं आपके पास आऊंगा। नीरज जी, समस्या क्या आ रही है? ये टोकन सिस्टम की समस्या थोड़ी समझाइएगा, क्या आ रही है? देखिए क्या है, ये जो व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं वो एक सॉफ्टवेयर जो कंपनियां होती हैं उनसे मिलजुल करके ये लागू कर दिया जाता है। मूल रूप से आप देखिए कि छत्तीसगढ़ अभी तक के इंटरनेट के मामले में गांव-गांव तक के उसकी पहुंच नहीं हुई है। आप देखिएगा कि पहले जो सिस्टम चालू हुआ था, जो पारस जी बोल रहे थे कि पहले 8 बजे से 5 बजे तक का समय दिया जाता था कि आपको दिन में इस समय जो कार्यालयीन समय होता है उसमें आप टोकन काट सकते हैं। उसमें समस्या ये आती थी कि एक साथ सारे किसान लग जाते थे। आपका इनका जो टोकन काटने का जो सर्वर है वो उतने मजबूत कैपेसिटी वाला नहीं था। इसके कारण उसमें दिक्कतें आ रही थी, किसान परेशान हो रहे थे। वो कभी सोसाइटी धान खरीदी केंद्रों में जाते थे, कभी वो चॉइस सेंटर में जाते थे। आपको एक मजेदार बात बताऊंगा मैं कि देखिए अभी तक के सारे किसान जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, या जितने भी किसान हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, या जो पढ़े लिखे भी हैं उनके पास में मोबाइल की वह व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था
जो ऐप डाउनलोड कर सकते। नहीं, वो दिक्कतें आती है। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे बाबूजी के भी हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड है, अच्छा क्वालिटी का मोबाइल है, लेकिन वो सब चीजें ऑपरेट नहीं कर सकते। एक उम्र हो जाती है जिसके बाद लोग ऑपरेट नहीं करते हैं। उस चीजों को भी हमें समझना होगा। और मुझे लगता है कि शताब्दी जी से इस पे एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन 30 सेकंड का ब्रेक। गिरीश जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, 30 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। इस ब्रेक के बाद फिर से शताब्दी जी के पास जाएंगे और समझेंगे कि लोगों को परेशानी आखिर हो क्यों रही है और सरकार इसके समाधान को लेकर कर क्या कुछ रही है। प्रधान नयागांव फिरोजपुर ब्लॉक हरगांव जिला सीतापुर की ओर से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शेरा सिंह प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कटेसर ब्लॉक हरगांव जिला सीतापुर की ओर से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय विक्र फील्ड जोगीपुर हरगांव सीतापुर की ओर से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कीर्ति वर्मा प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत निर्वाहनपुर ब्लॉक एलिया जिला सीतापुर की ओर से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार, आदर्श ज्ञानदीप कॉलेज अलीगढ़, समस्त नगरवासियों क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी देशवासी एवं नगरवासी क्षेत्रवासी इन त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसी के साथ हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के छात्रों को कहना चाहता हूं कि वे सभी अच्छी तैयारी करें और परीक्षा फल में अपने अच्छे अंक प्राप्त करें। गफ्फार खान अध्यक्ष नगर पंचायत हरगांव जिला सीतापुर की ओर से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश टेक्नोलॉजी, एआई एवं डेटा में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी की स्थापना सुनिश्चित हो रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है। एआई प्रज्ञा के माध्यम से युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिल रहा है। रोबोट उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। तकनीक है, समृद्धि है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। पेट के रोग भी हमसे यानी राहु और केतु से कम नहीं होते। आ जाएं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाइए। पेट सफा, हर रोग दफा। 16 जनवरी से देखिए हमारी फिल्म राहु केतु आपके नजदीकी सिनेमा। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति।
जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति। 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम। पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। विजय विक्र फील्ड जोगीपुर हरगांव सीतापुर की ओर से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश टेक्नोलॉजी, एआई एवं डेटा में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी की स्थापना सुनिश्चित हो रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है। एआई प्रज्ञा के माध्यम से युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिल रहा है। रोबोट उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। तकनीक है, समृद्धि है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार, आदर्श ज्ञानदीप कॉलेज अलीगढ़, समस्त नगरवासियों क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी देशवासी एवं नगरवासी क्षेत्रवासी इन त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसी के साथ हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के छात्रों को कहना चाहता हूं कि वे सभी अच्छी तैयारी करें और परीक्षा फल में अपने अच्छे अंक प्राप्त करें। गफ्फार खान, अध्यक्ष नगर पंचायत हरगांव, जिला सीतापुर की ओर से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कीर्ति वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत निर्वाहनपुर ब्लॉक एलिया, जिला सीतापुर की ओर से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुलदीप सिंह, प्रधान नयागांव फिरोजपुर ब्लॉक हरगांव, जिला सीतापुर की ओर से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शेरा सिंह, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कटेसर ब्लॉक हरगांव, जिला सीतापुर की ओर से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़, HNN न्यूज़ पर। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का रंग, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले,
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से अपने डिबेट में वापस चलते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस समय बने हुए हैं। सीधे चलेंगे शताब्दी जी के पास, जो बीजेपी की प्रवक्ता है। शताब्दी जी, कई सारे सवाल जो हैं यहां पर उठाए गए हैं और सभी सरकार से जुड़े हुए हैं। सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम व्यवस्था की, इसमें लोगों को खुशी है, ठीक है, वो अच्छी बात है, सरकार ने पारदर्शिता बरती है। लेकिन हां, इस बात से भी दिक्कत हो रही है टोकन सिस्टम में कि जहां पर नेटवर्क नहीं है या जिन किसानों को ऑपरेट करना नहीं आ रहा है, वहां दिक्कतें आ रही हैं। जी देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां पर ऑपरेट करना नहीं आ रहा है या स्मार्टफोन नहीं है, वहां पर हेल्पलाइन, वहां पर सेंटर बनाए गए हैं जो उनको हेल्प कर रहे हैं और ऑफलाइन सेंटर्स भी आरंभ कर दिए गए हैं। किसी भी एक भी गांव या पंचायत से शिकायत नहीं पहुंची है कि हमें टोकन में अव्यवस्था हो रही है या परेशानी हो रही है। ठीक है, इसका जवाब मैं शुभम से ले लेता हूं। शुभम वर्मा जी, क्या आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई क्या? गिरीश जी, मैं आपके पास आता हूं। जी, ये गलत बात है। हमारे पास ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट आई है जिसमें टोकन की हम लोग, आप देख रहे हैं कितने सारे मैंने न्यूज भेजे यहाँ छत्तीसगढ़ से। सिर्फ टोकन की प्रॉब्लम से हम लोग रोज ही 1 या 2 न्यूज रोज ही न्यूज भेजते रहते हैं। नहीं, कहां समस्या आ रही है? पूरे छत्तीसगढ़ में आ रही है या फिर कोई जिला है जहां पर यह समस्या ज्यादा आ रही है? शताब्दी जी बैठी हैं, सरकार में है उनकी पार्टी, जाहिर तौर पर उसे वो दुरुस्त करने की कोशिश करेंगी। जब हम रिपोर्ट देंगे तभी तो सरकार आगे कार्रवाई करेगी। अगर सरकार से कुछ छूट जाता है तो यह हमारी जिम्मेदारी है। मैं आता हूं आपके पास। शुभम जी, आप जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं गजेंद्र जी आपके पास आऊंगा, मैं गिरीश भाई आपके पास भी आऊंगा। शुभम जी, जल्दी बताइए। जी, ये दूर दराज इलाकों में ज्यादा है। कौन से इलाके हैं? कौन से इलाके हैं शुभम जी? जल्दी से नाम बताइए, फिर मैं गिरीश जी के पास जाऊंगा, समय भी कम है। बस्तर जैसे इलाके हैं, सुदूर इलाके हैं, तो वहाँ ऑफलाइन व्यवस्था है ना शुभम जी? आप पता करिए, जांच पड़ताल करिए, ऑफलाइन व्यवस्था भी की गई है पंचायतों में। नहीं, जहाँ पे व्यवस्था तो है, लेकिन वहाँ भीड़ ज्यादा हो जाता है। वहाँ जब जाते हैं वहाँ ऑफलाइन के लिए तो भीड़ ज्यादा हो जाता है। तो आप ये बताइए, ये उत्तर हुआ क्या भाई? कहीं भी किसी भी व्यवस्था में अगर मान लीजिए व्यवस्था बनाई जा रही है, भीड़ है, तो उनके सारी बातों को सुनकर उनके भी टोकन दिए जा रहे हैं। ठीक है, शताब्दी जी, एक बार गजेंद्र जी को भी सुन लेते हैं। गजेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आता हूँ आपके पास। गिरीश जी, मेरा ये कहना है कि आए दिन हम अखबारों में ये जानकारी पढ़ते और सुनते रहे हैं कि देखिए, जहां पे नेटवर्क की जो समस्या है, चाहे वहां पे आप ऑफलाइन लीजिए या ऑनलाइन लीजिए, धान खरीदी केंद्रों में भी जो आप जाकर के यदि टोकन कटवा रहे हैं तो वहां भी आपको ऑनलाइन ही दिया जा रहा है। हाथ से लिख करके कोई ऑफलाइन कोई टोकन जारी नहीं किया जा रहा है। इसमें व्यवस्था का फेलुअर है, ये मूल रूप से व्यवस्था का फेलुअर है। इसमें होना ये चाहिए था कि जहां आपको पता है कि आपकी गिरदावरी में कितनी रिपोर्ट आई है, आपके धान खरीदी केंद्र में कितनी धान खरीदी की होनी है, उसके आधार पर यह व्यवस्था धान खरीदी केंद्रों को दी जानी चाहिए थी। क्योंकि आपने गिरदावरी की जो रिपोर्ट है, पटवारी ने आपको जो गिरदावरी की जो रिपोर्ट दी है, उसमें आपको पता है कि इस गांव से इतने धान खरीदे जाने हैं, इस किसान से इतने धान खरीदे जाने हैं, तो आपको उतने का धान खरीदना चाहिए। व्यवस्था के लिए आप ठीक है। गिरीश जी आप कुछ कह रहे थे, फिर उसका जवाब मैं शताब्दी जी से लूंगा। आशीष जी, हकीकत यह है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार तो चुनाव के समय तो बातें बड़ी बड़ी की थी, लेकिन उसकी नीयत में खोट आ गई है। ऑफलाइन ऑनलाइन की समस्या आप देख रहे हो, किसान आज भी परेशान है। आप यकीन नहीं करेंगे तो आप खरीदी केंद्र में जाइए। जो आज अभी आपके पत्रकार साथी बोल रहे थे ना कि भाई गिरदावरी की रिपोर्ट आ गई है, आपको मालूम है कितना धान खरीदना है, क्या है, ये सारी चीजें आपके पास तो आंकड़े हैं। उसके बाद सारी चीज आंकड़े होने के बाद आपकी नीयत ठीक नहीं है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ठीक है, पारसनाथ साहू जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं शताब्दी जी से एक साथ जवाब ले लूंगा ना। पारसनाथ साहू, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भ्रष्टाचार की शुरुआत हो गई है चूहे से। बताइए, ये दूसरे राज्य पूरे देश में हंसी के पात्र बन गए हैं। छत्तीसगढ़ जो है भाजपा की सरकार में डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, ना जाने कितने इंजन की सरकार है। सारे इंजन खराब हो चुके हैं। कारण ये है कि नीति और नीयत ठीक नहीं है।